तो गाइस, अब तक हमने देखा कि हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एगहेड आइलैंड पर आ चुके हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात डॉक्टर वेगापंक से होती है और लूफी, नामी, फ्रैंकी ये सभी लोग शाका नाम के इस बंदे से मिलते हैं जो कि वेगापंक का ही एक क्लोन होता है। लेकिन तभी CP0 भी वेगापंक को जान से मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम हमारे शाका भैया को बताता है कि CP0 यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूची ने अपनी शिप का यूज करके एक सी बीस्ट वेपन को नॉक डाउन कर दिया होता है और पाइथागोरस लूची को यहाँ से जाने के लिए कहता है और रॉब लूची कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया और फोन को काट देता है। साथियों, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। सब लोगों से कह दो तैयार हो जाओ, हम शिप को छोड़ रहे हैं। हमें सेराफिम एसबीआर्स की पावर्स का यूज करके सीधा एगहेड आइलैंड के ऊपर ही टेलीपोर्ट करके जाने वाले हैं। यहाँ पर रुकना भी खतरे से खाली नहीं। और सेराफिम CP0 के सभी मेंबर्स को एगहेड आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। तभी एगहेड आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसे देखकर जिम्बे, लूफी ये सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ये क्या था? लगता है कुमा दोबारा से तबाही मचाना शुरू कर चुका है। नहीं, ये एक्सप्लोजन आइलैंड के बाहर हुआ है। लगता है CP0 यहाँ पर आ चुकी है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऑर्डर्स पर काम करते हैं। ये CP0 कौन है? हमारा जिससे सामना हुआ था वो तो CP9 थी ना। लूफी, ये लोग CP9 से भी ज्यादा बड़े हैं। और CP0 एगहेड आइलैंड पर पहुंच चुकी है और काको इस आइलैंड को देखकर हैरान रह जाता है और आम नागरिक CP0 को देखकर डर जाते हैं। पाइथागोरस ये सारी चीजें स्क्रीन पर देख रहा होता है। शाका सर, CP0 आइलैंड पर आ चुकी है। अरे नहीं, मर गए रे। रॉबिन घबरा जाती है। मैं हिल नहीं पा रहा, हमें आजाद करो। ओए शाका के बच्चे, मैं उन्हें रॉबिन को छूने भी नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि सी बीस्ट वेपन्स ने लूची की शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हमने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा पर वो नहीं गए। शायद उन लोगों ने पॉपा फ्रूट की डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इस आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर लिया है। उन्होंने अपनी शिप को सैक्रिफाइस कर दिया इस फाइट के लिए। हाँ, अगर वो फाइट ही करना चाहते हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता है। सभी रिसर्चर्स और वर्कर्स को कह दो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दे। और पाइथागोरस बाहर स्क्रीन के ऊपर अलर्ट लगा देता है, जिसे कि यहाँ के लैब के लोग देख रहे होते हैं। पाइथागोरस एटलस से कह दो कि लैब में वापस आ जाए और सेराफिम्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाए और सांता मारू को लीड करने दो। लॉन्च करने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सेराफिम नंबर 1, इसमें से S हॉक बाहर निकलता है। नंबर 3 का गेट खुल जाता है, जिसके अंदर से S स्नेक बाहर निकलती है और नंबर 4 का गेट भी खुल जाता है, जिसके अंदर से वो चौथा वाला सेराफिम बाहर निकलता है, जो कि जिम्बे जैसा दिखता है। और यहाँ पर वेगापंक कहता है कि अगर सरकार मुझे टारगेट कर रही है तो वो पहले मुझे मारेगी। और अब तो CP0 भी यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए मैं अपना कुछ सामान रखने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। और दद्दू भाई ऐसे मत बोल जैसे कोई ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर तुम गायब हो जाते हो तो ये दुनिया के लिए काफी बड़ी न्यूज होगी वेगापंक। और लूफी वेगापंक को यहाँ से ले जाने के लिए मान जाता है और वेगापंक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बॉनी को भी लेबो फेस के अंदर लेकर आओ, जो कि बादलों के ऊपर है। तुम लोग वैक्यूम रॉकेट के अंदर बैठ सकते हो, तुम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाओगे। वैक्यूम रॉकेट, ये तो मजेदार लगता है। ठीक है, मैं तुमसे वही मिलता हूँ। और ऐसा बोलकर वेगापंक गायब हो जाता है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद काकू एक रोबोट ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है इसे मारने के लिए और अपना टेम्पेस्ट किक यूज करता है, पर इस हमले का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और स्टसी बताती है कि एक होलोग्राम है ढक्कन और काकू लेबो फेस की तरफ आगे बढ़ने लग, जो कि बादलों के ऊपर है। लूची, क्या तुम्हें बादलों के ऊपर वो दो लाइंस दिखाई दे रही हैं क्या? हाँ, मुझे दिख रही हैं। अगर उनका दुश्मन इन लाइंस को क्रॉस कर जाता है तो लेजर बीम्स एक्टिवेट हो जाएंगी। और जैसे ही काकू उन लाइंस को क्रॉस करता है एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और काकू नीचे गिरने लगता है। इसे फ्रंटायर डोम कहते हैं। ये लाइंस एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। तुमने काको को ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तभी एटलस दौड़ते हुए इनके सामने आ जाती है और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्या ये भी एक होलोग्राम है क्या? नहीं, ये एटलस है, 6 वेगापंक्स में से एक। अच्छा, तो ये मेरा शिकार है। और लेबो फेस के अंदर शाका एटलस को रुकने के लिए कहता है, पर एटलस इसकी बात नहीं सुनती है और रॉब लूची पर हमला करने ही वाली होती है। ये तभी लूची अपना मास्क उतारता है और खुद को एक लेपर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके। एटलस इस पर पंच मारती है पर लूची इसके हमले को डॉज करते हुए अपना 6 किंग पिस्टल अटैक इस पर यूज कर देता है, जिसकी वजह से एटलस बुरी तरह से तबाह हो जाती है और एक ही मुक्के में ये ढेर हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शाका की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जाती है सभी रिसर्चर्स के लिए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और सभी लोग फैक्ट्री को छोड़कर भागने लग जाते हैं और यहाँ पर लूफी, जिम्बे और चॉपर उस रॉकेट को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी भागते भागते लूफी की नजर रॉब लूची पर जाती है। ये तो वही है। ये तो लूची है ना? क्या सच में वेगापंक को मारने के लिए यहाँ पर आया है? ओए कबूतर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सरकार का आइलैंड है, तुम यहाँ के घुसपैठिए हो। ओ हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद हम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए ना। सॉरी। लूफी चुप करो, अभी सब मैंने नहीं रखता। चलो हमें फैब्री फेस जाना है। और काकू की नजर ज्वेलरी बॉनी पर भी जाती है, जो कि अभी लूफी के साथ ही होती है। इतना अच्छा होगा ना अगर हम इन सभी को एक साथ पकड़ ले तो। हाँ, पर लूची ऐसा मत करना, क्योंकि स्ट्रॉ हेड एक एम्परर है। हम इसके साथ बिना परमिशन की फाइट नहीं कर सकते हैं जब तक कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता। स्टसी कहती है कि हाँ, काकू सही कह रहा है। इस छोटी सी गलती से वॉर भी हो सकती है और एक नेवी सोल्जर को नेवी में रिपोर्ट करने के लिए कह देती है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता। तभी लूफी की नजर एटलस पर जाती है, जिसे रॉब लूची ने तोड़ दिया होता है। जिम्बे, बॉनी को संभालो। एटलस, तुम ठीक हो? लूफी, ये तो वही लड़की है ना, इसने हमें खाना खिलाया था। चॉपर, इसे चेक करो। लूफी, ये एक रोबोट है। मुझे लगता है फ्रैंकी को यहाँ पर होना चाहिए। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। तभी लूफी को गुस्सा आ जाता है। क्या तुमने इसके साथ ये किया? लूची, तुम इससे दूर रहो, ये सरकार का मामला है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, पर इस लड़की ने हमें खाने के लिए खाना दिया था। इसके बाद नेवी हेडक्वार्टर के अंदर हम अकाइनो को देखते हैं। कुछ ऑफिसर्स इसे बताते हैं कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और CP0 ये सब के सब अभी एगहेड आइलैंड के ऊपर हैं। CP0 एगहेड आइलैंड के ऊपर एक इंटरसेप्शन मिशन के लिए गई थी। क्या वेगापंक को पता है CP0 से मारने आए हैं? जी सर, उसे मालूम है, इसलिए CP0 को जबरदस्ती आइलैंड पर घुसना पड़ा। CP0 को एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। ये लोग अपनी ही मर्जी
ऐसे करते हैं, अगर वेगापंक लूफी के साथ मिल चुका है तो हमने एक बहुत बड़ी ताकत को खो दिया है। किजारू को एगेट आइलैंड पर भेज दो और CP0 से कहो चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठे रहे जब तक किजारू वहाँ पर नहीं पहुँच जाता है। CP0 को कह दो कोई कुछ नहीं करेगा। और ऐसा बोलकर अकाइनो यहाँ से चला जाता है एक और छोटी गोल्ड लेने के लिए। यहाँ पर लूची ने एटलस के अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं। जिम्बे एटलस को अपने कंधे पर उठा लेता है और चॉपर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द फ्रैंकी के पास जाना होगा और लूफी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तुम लोग आगे जाओ। और लूफी और लूची एक दूसरे को घूरने लगते हैं और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों अपनी पावर्स का यूज किए बिना लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। तुम्हारे वांटेड पोस्टर्स पर जो है वो आदमी कौन है? मिलना चाहोगे उससे? लूफी के इस रूप को देखकर लूची हैरान रह जाता है और लूफी इस पर एक जोरदार पंच मार देता है और लूची दूर जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। लूची की हालत खराब हो जाती है क्योंकि इस गियर 5 में लूफी की हॉकी हर तरफ बिजली की तरह बरस रही होती है। ये देखकर लूची को रियलाइज हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो आज की रात मैं अपने घर पर बिता रहा होता, किसी ICU वार्ड में नहीं। पर अब रियलाइज करने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। पर लूची दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत को अवेकन कर लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लूची अपनी टाइगर फॉर्म में आ जाता है और लैबो फेस में बैठे ये सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं और शाका भी ये देखकर हैरान रह जाता है और इसके बारे में असली वाले वेगापंक को बता देता है। दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। लूची अपनी जबरदस्त रफ्तार का यूज करके लूफी को हराने की कोशिश करता है पर लूफी बार बार इसके हमलों से बच जाता है। दोनों पूरे शहर में लड़ने लगते हैं और पूरा शहर तबाह होने लगता है और तभी वेगापंक भी लैबो फेस में आ जाता है और सभी को बताने लगता है गियर 5 लूफी की शक्ल गॉड नीका से मिलती है और उसके डेविल फ्रूट का नाम गोमू गोमू नोमी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई डेविल फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्राचीन किताबों में। पर ये कैसे हो सकता है? ये तो उसकी गम फ्रूट की ताकत है ना। ऐसा कोई भी फ्रूट एनसाइक्लोपीडिया में नहीं है बच्ची। एंशिएंट किताबों में बिल्कुल इसी के जैसा एक गॉड था जो कि बेवकूफों जैसी हरकतें करता था और उसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन भी कहा जाता था और उसका नाम था सन गॉड नीका। उसे इतिहास से मिटा दिया गया था लेकिन कोई भी उसके वजूद को नहीं मिटा पाया। डेविल फ्रूट्स इस दुनिया में इसलिए आए थे क्योंकि वो लोगों की ह्यूमन एवोल्यूशन की चाहत को पूरा कर सकते थे। इस दुनिया में हर एक इंसान की एक अपनी चाहत होती है। हर एक इंसान कुछ न कुछ बनना चाहता है। इसलिए लोगों की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मदर नेचर समुद्र ने एक सजा के साथ इस दुनिया में डेविल फ्रूट्स को जन्म दिया और वो सजा ये थी कि कोई भी डेविल फ्रूट यूजर समुद्र में जाते ही कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि डेविल फ्रूट्स नेचर के खिलाफ होते हैं। इसके बाद हम सेंटा मारू को देखते हैं जो कि वेगापंक से पूछ रहा होता है ये किसकी तरफ से लड़ने वाला है और वेगापंक इसे बताता है कि CP0 तुम्हें मारने आई है इसलिए तुम्हें CP0 को टारगेट बनाना होगा। पर ये तो गद्दारी होगी ना। पर मेरा एक एहसान है उसे भूलना मत, मैं नहीं तुम्हें गरीबी से मरने से बचाया था। सेंटा मारू इसकी बात मान जाता है और CP0 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। CP0 SBR को ऑर्डर्स देते हैं कि सेंटा मारू पर हमला करे पर सेंटा मारू इसके ऑर्डर्स को ओवरराइड कर देता है और SBR CP0 के ऑर्डर्स को मानने से मना कर देता है जिसके बाद सेंटा मारू ऑर्डर देता है कि सभी CP0 के एजेंट्स पर हमला कर दो और सेराफीम SBR CP0 पर ही हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि सेराफीम की अथॉरिटी का एक ऑर्डर है। सेराफीम किसका ऑर्डर मानेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किसने ऑर्डर दिया है। सेराफीम की पहली प्रायोरिटी है 5 एल्डर्स, उनकी दूसरी प्रायोरिटी है डॉक्टर वेगापंक और तीसरी है सेंटा मारू और CP0 आखिरी में आती है। इसके बाद सेंटा मारू एस स्नेक को ऑर्डर्स देता है कि लूफी और बाकी सभी को वैक्यूम रॉकेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ और एस शार्क और एस हॉर्क तुम दोनों CP0 से लड़ो और CP0 यहाँ से भागने लगती है पर इनके लीडर की तो कुछ सोच अलग ही होती है और एक के बाद एक लूची सभी बिल्डिंग्स को तबाह करना शुरू कर देता है। पर जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि इस बंदे का लूफी के गियर 5 के सामने कोई भी मुकाबला नहीं है जिसकी वजह से रॉब लूची हर बार पिट जाता है और सेंटा मारू सभी रोबोट्स को CP0 के पीछे लगाकर लूफी के पास आ जाता है इसके साथ बात करने और पूछता है कि क्या तुम सच में डॉक्टर वेगापंक की हेल्प करने वाले हो क्या? हाँ, उन्होंने हेल्प मांगी है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। और अभी सेंटा मारू लूफी के साथ बात करने में इतना ज्यादा बिजी होता है कि भूल ही जाता है कि यहाँ पर हमारा टाइगर बॉय लूची भी मौजूद है और लूची इस पर हमला कर देता है और इसे एक ही झटके में मार देता है। अब सेराफीम का कमांड दोबारा से CP0 के पास है। सेंटा मारू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा ध्यान भटका दिया था। तुम्हारी गलती नहीं है ये, मुझे उसके हमले के बारे में पता चल गया था पर मैं इतना तेज नहीं था कि उसे रोक पाता। और लूफी इस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है पर लूची लूफी के हमले से बचकर इस पर एक पंच मार देता है और इसे हवा में उड़ा देता है और लूची देखता है कि सेराफीम्स अभी तक सेंटा मारू के ऑर्डर्स ही मान रहे हैं और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द सेंटा मारू को मारना होगा और इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है पर तभी लूफी इसे रोक लेता है और गोमो गोमोनो डॉन विप का यूज करता है जिसमें ये अपनी बॉडी को घुमाता है और अपने पैर को स्ट्रेच करके लूची पर हमला कर देता है और लूची पीछे बिल्डिंग पर जाकर टकरा जाता है और जिम्बे लूफी से कहता है अगर इन्हें एटलस को बचाना है तो इन्हें जल्द से जल्द वेगापंक के पास जाना होगा। पर अपना लूफी अपने पिछले हमले से ही रिकवर नहीं हो पाया था और गोल गोल घूमकर आउट ऑफ कंट्रोल होके नीचे जमीन के अंदर धंस जाता है बिल्कुल किसी ड्रिल मशीन की तरह। और यहाँ पर सेराफीम CP0 के एजेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं और वेगापंक इन सभी को देख रहा होता है। फ्रैंकी देखता है कि एस शार्क सीनियर पिंक के डेविल फ्रूट की ताकत का यूज कर रहा है और इमोशनल होकर वेगापंक से कहता है वेगापंक पाजी मैं सुनिया एक टाइम पे किसी डेविल फ्रूट दे 2 यूजर्स नहीं हो सकते, क्या इसका मतलब है कि सीनियर पिंक मर गया, मेरा भरा मर गया? नहीं, वो अभी जिंदा है और एम्पल टाउन के अंदर कैद है। तो इसका मतलब है तुसी डेविल फ्रूट ने रेप्लिकेट किया? हाँ, तुमने सही कहा। मैं सिर्फ जुआन टाइप के डेविल फ्रूट्स को रेप्लिकेट कर सकता हूँ। मैं स्पेशल जुआन टाइप के डेविल फ्रूट्स को भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ, पर इसमें बहुत सारा खर्चा होगा और बहुत सारा समय भी जाता है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। मैंने लोगिया टाइप डेविल फ्रूट्स पर भी काम किया था पर उन्हें बनाना
करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स की बात की जाए जो कि जिम्बे, कुमा और बोआ के पास है, तो उसके लिए मैंने एक अलग तरीका निकाला है। मैंने डेविल फ्रूट यूजर्स के लीनियर पैकेज को कॉपी किया और उसका यूज करके एक आर्टिफिशियल ग्रीन ब्लड तैयार किया है और उन्हें सेराफिम्स के अंदर डाल दिया है, जिससे कि उन्हें वो ताकत मिली है। और तभी हम देखते हैं कि सेराफिम बोआ अपनी पावर्स का यूज करके CP0 के एजेंट्स को पत्थर का बना देती है, बिल्कुल बोआ हैनकॉक की तरह। और सेराफिम कुमा भी कुमा की पावर्स का यूज करता है। और यहाँ पर लूची दोबारा से खड़ा हो जाता है और सेंटा मारू से पूछता है कि तुम्हारा वो साथी कहाँ पर है, सफेद बालों वाला। मुझे नहीं पता और वो मेरा कोई साथी नहीं। चुप रह, तू भी एक धोखेबाज है। और सेंटा मारू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी लूफी नीचे जमीन में से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा मुंह बनाकर लूची को खाने ही वाला होता है कि तभी लूची इससे बच जाता है और लूफी अपने मुंह से इस पर पत्थर फेंकता है, पर लूची दोबारा से बच जाता है। लूफी एक पाइप को रबड़ का बना देता है और खुद को रॉकेट की स्पीड से लूची की तरफ फेंक देता है और एक जोरदार हमला करता है। और लूची खुद कहता है कि आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सेराफिम, स्नेक, बोआ, जिम्बे और चॉपर को वैक्यूम रॉकेट की तरफ इशारा करती है जो कि इन्हें लैब एरिया में लेकर जाएगा। जिम्बे इसका शुक्रिया अदा करता है और स्नेक कहती है कि मैं तो बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ सर। चॉपर और जिम्बे रॉकेट की तरफ जाने लगते हैं और इसे जाने के लिए बस 1 मिनट बचा होता है। लूफी जल्दी आओ, हम जल्दी ही उड़ने वाले हैं। पर लूफी को सेंटू मारू को देखकर समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। बूढ़े आदमी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वेगापंक को यहाँ से लेकर जाओ। और लूफी उसी पाइप का यूज करके खुद को दोबारा से हवा में उड़ा देता है और टाइम से वैक्यूम रॉकेट के ऊपर पहुंच जाता है। पर अंदर जाते साथ ही लूफी दोबारा से एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। तभी बॉनी भी होश में आ जाती है और लूफी को ऐसे देखकर इसे पहचान ही नहीं पाती है। ये कौन है? अबे बुड्ढे, तू कौन है? और ये मैं हूँ लूफी, हूँ मैं लूफी, ये मेरे डेविल फ्रूट का साइड इफेक्ट है। ये सभी लोग लैब एरिया के पास पहुंच जाते हैं और ऊपर आगे जाने के रास्ते को भी बंद कर देते हैं। सेंटा मारू की हालत खराब हो जाती है। तभी लूची अपनी नॉर्मल फॉर्म में इसके सामने आ जाता है और सेंटा मारू बेहोश हो जाता है और बोलता है कि अब हमें वेगापंक को मार देना चाहिए। पर लूची, नेवी ने हमें रुकने के लिए कहा है जब तक कि किजारू यहाँ पर नहीं आ जाता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उतने में वेगापंक यहाँ से भाग जाएगा। और यहाँ पर नामी वेगापंक से पूछती है कि लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं जबकि तुम तो सरकार के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। मैंने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। अगर मैं उनके खिलाफ हो जाता हूँ तो ये तो सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा ना। हालांकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं उन्हें धोखा दे दूं, पर शायद सरकार को ऐसा ही लगता है कि लूफी से मिलने के बाद मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगा। और अब तो एक एम्परर की शिप भी यहाँ पर आ चुकी है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बस शाबाश है बुड्ढे जवाना। तो क्या आप भी हमारे साथ हमारी शिप पर आने वाले हैं? हाँ, पर ऐसा करने से तो हम और भी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे ना। फिर तो CP0 हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर लूफी, जिम्बे और ये सभी लोग लैब में पहुंच जाते हैं और एटलस को रिसर्चर्स के सामने लेकर आते हैं। अच्छा हुआ आप इसको टाइम पर ले आए, हम इसे ठीक कर देंगे। तभी बॉनी को गुस्सा आ जाता है। वो बुड्ढा कहाँ पर है? अगर उसने मेरे पिता को ठीक नहीं किया तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। वेगापंक के बच्चे रुक जा। और यहाँ पर CP0 उन सभी सेराफिम के साथ तैयार खड़ी है और बोलते हैं कि हम वेगापंक को यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी शिप्स हैं उन सभी को तबाह कर दो और किसी को भी साइलेंट से बाहर ना जाने देना। तभी हम कुमा को देखते हैं जो कि उड़ते हुए कहीं पर जा रहा होता है और रेड लैंड से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। यहाँ के सिटीजन्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कुमा यहाँ पर क्या कर रहा है। इसकी हालत खराब हो जाती है पर फिर भी दोबारा से खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी सिटीजन से अनुरोध है कि यहाँ से भाग जाएं। हमने नेवी को इन सभी चीजों के बारे में बता दिया है और इसकी करंट प्रोग्रामिंग खराब हो चुकी है। यहाँ पर CP0 ने बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है और लूची दोबारा से लूफी के साथ लड़ने के बारे में ही सोच रहा होता है। क्या तुम्हें नेवी की परवाह नहीं है क्या लूची? मैं उसे एम्परर नहीं मानता। और यहाँ पर शाका इन सभी को बता देता है कि CP0 ने बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है और सभी शिप्स को भी तबाह कर दिया है। लिलिथ एक्साइटेड हो जाती है कि अब इसे CP0 के साथ लड़ने को मिलेगा और एटलस का बदला लेगी। मुझे नहीं लगता कि CP0 हमारे पास पहुँच भी पाएगी, इसलिए हमें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से भागना है ना। पर लगता है कि हमें उनके साथ लड़ना ही होगा। हमें उनसे नहीं लड़ना, हमें बस वेगापंक को यहाँ से भगाना है। और वेगापंक सेंटू मारू को ऐसी हालत में देखकर इससे माफी मांगता है। तभी वेगापंक किसी को फोन लगाता है इनकी हेल्प करने के लिए और सामने से वो आदमी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तो तुम्हारे ही ऑर्डर्स का वेट कर रहा था। बल्ले बल्ले, अब वो लोग CP0 को संभाल लेंगे। अब हमारा भागना यहाँ से आसान हो जाएगा। हाँ तो स्ट्रॉ हेड्स, हम 7 लोगों को तुम सवारी दे सकते हो ना? क्या बात है, सभी के सभी वेगापंक 7 वेगापंक, सातों, इसका मतलब लिलिथ भी हमारे साथ आ रही है। अब तो मजे ही मजे हो जाए। यहाँ पर बोनी गुस्से से वेगापंक को ढूंढ रही होती है। चॉपर और लूफी इसे शांत रहने के लिए कहते हैं। लूफी लगता है इसका दिमाग से आ चुका है। बोनी तुम ऐसा नहीं कर सकती भाई, रुक जा, मैंने उससे वादा किया है, मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा। तभी यहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और लैब एरिया का बैरियर भी हटने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और नीचे CP0 इस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है कि फ्रंटियर डोम डीएक्टिवेट हो चुका है। यही हमारा बढ़िया मौका है, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। रुक जाओ, ये जरूर उसकी कोई चाल होगी। मैं तो जा रहा हूँ। जिसके बाद ये सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं और देखते हैं कि बैरियर सच में बंद हो चुका है और अंदर जाने लगते हैं और लूची की नजर स्ट्रॉ हेड्स की शिप पर जाती है। अच्छा तो यहाँ पर है, हाँ बादलों के ऊपर, इसलिए हमें नीचे दिखाई नहीं थी। जल्दी से तबाह कर दो। और यहाँ पर किजारू बहुत सारी वॉरशिप्स के साथ एगहेड आइलैंड की तरफ ही आगे बढ़ता जा रहा है। वो स्ट्रॉ हेड छोरा वेगापंक के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ पर बाबा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये किजारू लाल का वादा है। और यहाँ पर काकू लूफी की शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। रूक किचन में मैगी बना रहा होता है और जोरो शिप के ऊपर ही सो रहा होता है। काकू शिप के ऊपर एक हमला कर देता है। स्काई स्लाइसर! जोरो की आंख खुल जाती है और इसके हमले को रोक देता है। ये क्या था? क्या वो कोई धमाका था? और जोरो और काकू के बीच में फाइट शुरू हो जाती
जाती है और तभी अचानक से फ्रंटियर डोम दोबारा से एक्टिवेट होने लगता है। जब इस बात का पता पिथागोरस को चलता है तो शाका को बताता है कि लैबोफेज के अंदर CP0 घुस आई है और फ्रंटियर डोम अपने आप शुरू हो चुका है। हमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है। CP0 ने लूफी की शिप के ऊपर हमला कर दिया है और अभी जोरो उनके साथ लड़ रहा है। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग नामी और इन सभी के पास पहुंच जाते हैं और सांची लूफी से कहता है कि हम तुम सभी को देख रहे थे जब तुम CP0 के साथ लड़ रहे थे नीचे। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा लूफी। क्या भाई अभी तो आए थे यार, अभी तो मजे आने शुरू हुए थे, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। ये सरकार का आइलैंड है लूफी और इससे पहले कि CP0 यहाँ पर अंदर आकर हम पर हमला कर दे हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर गाइस तुमने बोनी को देखा क्या? वो वेगाबंक को मारना चाहती है, उसका दिमाग फिर गया, मुझे उसे रोकना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वेगाबंक भी यहाँ से गायब है और यहाँ पर बोनी वेगाबंक के ऊपर हमला कर रही होती है। अरे रुक जा बोनी, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अरे छड़ दे ऐसे बुड्ढे नू। साले वेगाबंक तू रुक जा, तू नहीं बचेगा, भागना बंद कर। मेरे पिता को ठीक करो, क्या तुम उन्हें ठीक कर सकते हो या नहीं? अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा, पहले मेरी बात तो सुन ले। लगता है तुझे मारना ही होगा। अरे रुक जा। तभी बोनी इस पर हमला कर देती है। वेगाबंक कहीं पर जाकर छिप जाता है और इसे बाहर निकालने के लिए बोनी चोट लगने का नाटक करती है और वेगाबंक इसके जाल में फंस जाता है, जिसके बाद बोनी इस पर हमला कर देती है और इसके हमले की वजह से वेगाबंक के अंदर से बहुत सारे ज्वेल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और इसकी उम्र भी घटने लगती है। वेगाबंक जवान हो जाते हैं। ये जो ज्वेलरी सामने पड़ी हुई है ये मेरी उम्र है ना, जो तुमने मुझसे छीन ली? मेरी उम्र मुझे वापस कर दो। कोचू कही के तूने मेरे फादर को क्यों मारा? अरे यार समझा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैंने कुमा से वादा किया था। तभी एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ये अलार्म एक कमरे से आ रहा था। बोनी कमरे के अंदर जाती है। वेगाबंक इसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी उस रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम कैप्टन किड को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक आइलैंड की खोज में भटक रहा है और भटकते भटकते एल्बाब्स यानी कि जायंट्स के आइलैंड पर पहुंच जाता है और नेवल बेस G14 के ऊपर वाइस एडमिरल गार्प मदद के लिए कॉल करता है और बोलता है कि मुझे कुछ आदमी चाहिए। और G14 के पास पहुंचने के बाद गार्प एल मैपो को पुकारने लगता है और बोलता है कि वक्त आ चुका है कोबी को वापस लेकर आने का। एल मैपो चिल्लाकर गार्प से कहता है कि ब्लैक बियर्ड ने कोबी को पकड़ लिया है और हमें कुछ भी करके उसे छुड़ाना होगा। जल्दी शिप पर आजा, रोना धोना बंद कर, जल्दी शिप के ऊपर आजा, हम ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पर जा रहे हैं। और यहाँ पर बोनी की नजर एक पंजे की शेप की बबल पर जाती है जिसे देखकर इसे अपने पिता कुमा की याद आ जाती है। वेगाबंक इसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी नहीं रुकती है और वेगाबंक याद करता है कि कैसे इसने बबल को बनाया था और इसे मालूम था कि कुमा की पावर्स का यूज करके ये किसी के भी दर्द को एक बबल में स्टोर कर सकता है। पर इसने सोचा कि क्या इसका यूज करके किसी की यादें भी स्टोर करके रखी जा सकती हैं क्या? और साइबॉर्ग बनने से पहले कुमा ने अपनी यादों को एक बबल के अंदर स्टोर करने का तरीका जान लिया था। बोनी वो बबल दर्द से भरा हुआ है। तुम चुप करो। और पहचान जाती है ये कुमा की मेमोरीज हैं जो कि इसने साइबॉर्ग बनने से पहले यहाँ पर छोड़ दी थी। यहाँ पर जोरो और काकू एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और काकू भी अपनी अवेकन फॉर्म में आ जाता है। तभी सभी सेराफिम्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसे देखकर ब्रूकी फट जाती है और जोरो के पास जाने लगता है और लैब के अंदर नामी को पता चलता है कि लूची अपने साथियों के साथ भी 1000 सनी पर हमला करवा रहा है और यहाँ पर लूची सभी सेराफिम्स को देखकर हैरान रह जाता है। मैंने तो इन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था, तो यहाँ पर कैसे आए? तभी शाका लैब के अंदर से कहता है CP0 सभी सेराफिम्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब तुम सभी के सामने 7 सेराफिम्स खड़े हैं, तुम्हारा बचना मुश्किल है। और उस पर उड़ रहा होता है इन लोगों ने तो सेराफिम्स को भी बुला लिया, अब तो जोरो गया। नहीं मुझे नहीं लगता इन लोगों ने सेराफिम्स को नहीं बुलाया है क्योंकि सेराफिम्स को बुलाने का मतलब है उनके ऊपर से कंट्रोल खो देना। मुझे लगता है सब के सब अपनी मर्जी से ऊपर आए हैं। तभी लैब में एडिसन कहने लगता है कि हमें अपने ऑर्डर्स को सेराफिम तक पहुंचाना होगा और इस मौके का फायदा उठाकर लिलिथ भी इसके साथ जाने लगती है पैसे चुल मचरी लड़ने की। और फ्रैंकी भी डिसाइड करता है कि ये जोरो की हेल्प करने के लिए जाएगा और नामी के कहने पर सांजी भी यहाँ से जाने लगता है। सांजी के बच्चे नल्ले कुछ कर ले, जा उनकी हेल्प कर। और यहाँ पर जोरो ब्रूक से कहता है ब्रूक मैं इसे संभालूंगा, शिप के ऊपर वापस जाओ, शिप की हिफाजत करो। काकू नोज पिस्टल से जोरो पर हमला कर देता है पर जोरो इसके हमले को रोक देता है। मैं बहुत सारे लोगों से लड़ चुका हूँ और वानों में मैं तुम्हारे जैसे एक और सांप से लड़ चुका हूँ, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी लूची सभी सेराफिम्स को ऑर्डर देता है कि लैब ऑफिस के लैब को तबाह कर दो और सभी सेराफिम्स पूरी ताकत से लैब पर हमला कर देते हैं। तभी स्टसी अपना रूप बदलती है और काकू पर हमला कर देती है। ये देखकर लूची हैरान रह जाता है कि स्टसी ने इसे धोखा दे दिया। ये तुम क्या कर रही हो ससी? और हमें पता चलता है कि स्टसी ये रॉक पायरेट्स की एक फॉर्मर मेंबर मिस बकिंगम स्टसी का क्लोन है। लूची इस पर हमला कर देता है पर स्टसी इसके हमले से बच जाती है। स्टसी एक लिपस्टिक को बाहर निकालती है जो कि एक सी प्रिज्म स्टोन है और लूची से चिपक जाती है और इस स्टोन को लूची के शरीर पर लगा देती है और अपने दांतों से इस पर हमला करती है और लूची बेहोश हो जाता है। बोनी उस बबल को पहचान लेती है और इसे देखकर वेगाबंक को भी याद आ जाता है कि इसने कैसे कुमा के साथ मिलकर उसकी पावर्स को स्टडी करते समय ये पता लगाया था कि उसकी पावर्स सिर्फ लोगों के फिजिकल पेन को ही नहीं बल्कि मेमोरीज को भी ट्रांसफर कर सकती है। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वेगाबंक ने कुमा से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी की थी पर कुमा ने उस समय वेगाबंक को ऐसा करने से मना कर दिया था। और प्रेजेंट में बोनी अपने पिता की पावर्स को अच्छे से जानती थी और उसे ये पता था कि इस बबल के अंदर कहीं ना कहीं इसके पिता की ही सारी मेमोरीज मौजूद हैं। इसलिए बोनी उस बबल को टच कर लेती है और इसे टच करते साथ ही इसे अपने पिता की बहुत सारी मेमोरीज दिखाई देती हैं। जब कुमा एक बच्चा था तब इसे बहुत सारे लोग मार रहे थे जिसमें कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी मौजूद होते हैं। अब कुमा की ये मेमोरीज इतनी ज्यादा दुख दर्द से भरी हुई थी कि इससे ओवरवेल्म होकर बोनी इसे सहन नहीं कर पाती है और उस बबल से बाहर आ जाती है। और बोनी इस चीज का फैसला करती है कि अपने पिता की सारी मेमोरीज के बारे में पता लगाने के लिए इस बबल के अंदर दोबारा से जाएगी। अब स्टसी शाका को कांटेक्ट करती है और बताती है कि मैंने काकू और लूची को संभाल लिया है पर क्योंकि उसका और लूची का लेवल एक ही है इसलिए सेराफिम्स को दी गई कमांड्स को ओवरराइड नहीं कर सकती है। लिलिथ और एडिसन सभी
सभी सेराफिम्स को रोकने के लिए इन्हें यहाँ पर कमांड्स देने के लिए आ जाते हैं। पर इससे पहले कि इसकी कमांड को कोई सुन पाता, एस हॉक इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर इस हमले को जोरो आकर एंड मोमेंट पर रोक लेता है और इस अटैक को देखकर लिलिथ बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। और एडिसन सभी सेराफिम्स को रोकने की कमांड देता है, पर उसे सुनने से पहले ही एस शार्क ने अपने हाथों से लेजर बीम को छोड़ दिया था एडिसन की तरफ। पर सांजी आखिरी मोमेंट पर एडिसन की जान बचा लेता है और हमारी लैब्स के ऊपर अटैक होने बंद हो जाते हैं और सेराफिम्स भी काबू में आ जाते हैं। लूची के ऊपर सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। शाका, मैंने काकू और लुची को संभाल लिया है। तुम्हारा शुक्रिया स्टेसी, हमें साइलेंट से बाहर जाने वाले हैं। स्टॉहेड की शिप का यूज करके तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इसके बाद हम मार्को के स्पिंक्स आइलैंड में देखते हैं, जहाँ पर इसके लोग इसे बताते हैं कि जब मार्को यहाँ पर नहीं था तो नेवी के लोग इन पर हमला कर रहे थे और उनसे व्हाइट बियर्ड के खजाने के बारे में पूछ रहे थे। और इन सभी मरीन ऑफिसर्स ने इन्हें धमकी भी दी थी कि अगर इसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया तो एक एक करके सभी को हेडशॉट से मार देंगे। लेकिन एडवर्ड वीविल इन सभी की जान बचा लेता है, जो कि व्हाइट बियर्ड का बेटा होने का दावा करता है। वीविल उस वाइस एडमिरल पर हमला कर देता है और नेवी वाले इस आइलैंड से भाग जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद मार्को कहता है कि फिर तो वो हीरो हुआ ना। और मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि सब कुछ ठीक है। पर तभी दूर से एक बूढ़ी औरत कहती है कि मार्को, तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? नेवी का एडमिरल रियोको को आया और मेरे बच्चे को ले गया। और ये लेडी, इसका पूरा नाम मिस बकिंगम स्टसी है। ये असली वाली स्टसी है और जिस स्टसी को हम लोग एगहेड आइलैंड के ऊपर देख रहे हैं वो इसी का ही क्लोन थी। स्टसी मार्को से कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को जाकर बचा लो, पर मार्को इस पर भरोसा नहीं करता है कि वीवल सच में व्हाइट बियर्ड का ही बेटा है। पर स्टसी बताती है कि वेगापंक इस बात को सच साबित कर सकता है कि वीवल सचमुच में व्हाइट बियर्ड का ही बेटा है। और नेवी की शिप एगहेड आइलैंड के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी है और इस शिप में एडमिरल की जारूलाल के साथ साथ वन ऑफ द 5 एल्डर्स जे गार्सिया सैटर्न भी मौजूद हैं। अब CP0 के सोल्जर्स एक दूसरे से कहते हैं कि हम फेब्रियो फेस पर कब्जा कर चुके हैं, इसलिए हमें उन वैक्यूम रॉकेट्स को उड़ा देना चाहिए क्योंकि इसका यूज करके वेगापंक इस आइलैंड से भाग सकता है। और जैसे ही इस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी इन्हीं पर हमला हो जाता है और ये एक पैसिफिस्ता का काम होता है। ये पैसिफिस्ता PX-3 है और ये सभी सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर सेंतामारू अभी भी जिंदा होता है और इसका इलाज चल रहा है। सेंतुमारू ही था जिसने पैसिफिस्ता को ऑर्डर दिया था कि CP0 के सभी मेंबर्स को खत्म कर दे। जिसके बाद सेंतामारू लेबोफेस के अंदर वेगापंक से बात करने की कोशिश करता है, पर उससे कांटेक्ट ना होने की वजह से इस बार सभी पैसिफिस्तास को रिलीज कर देता है और उन सभी को ऑर्डर देता है स्टॉहेड्स को वेगापंक के साथ इस आइलैंड से निकलने में हेल्प करो। और यहाँ पर लूफी पूरे लेबोफेस में वेगापंक को ढूंढ कर थक चुका है और सभी को बताता है कि मैंने उसे पूरी बिल्डिंग में ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके बिना ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तभी शाका कहता है कि मैंने बोनी को देखा है और इसे पता चल जाता है कि बोनी अभी कहाँ पर है, पर वेगापंक की असली बॉडी को नहीं ढूंढ पाता है। वेगापंक के बिना हम इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तभी जोरो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। हम अभी तक यहीं पर क्यों है? यहाँ से निकले क्यों नहीं? कुछ दिक्कतें हो चुकी हैं। और स्टसी को देखने के बाद सांची के अंदर का आशिक जाग जाता है और इसी पर लाइन मारना शुरू कर देता है, भाई किसी को तो छोड़ दे सांची, सारी कुड़िया भाई। एटलस किसी है शाका? एडिसन और लिलिथ उसका इलाज कर रहे थे, जिसके बाद ये दोनों भी सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने एटलस का इलाज कर दिया है। मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। शाका से पूछने लगती है कि मुझे वेगापंक से मिलना है, वो कहाँ है इस वक्त? अरे लोग वेगापंक की असली बॉडी को स्टेला कहकर पुकारते हैं। कुछ दिक्कतें हो चुकी हैं, स्टेला गायब हो चुके हैं, हमने फ्रंटियर डोम का कंट्रोल भी खो दिया है, जिसका मतलब है कि हम सभी लोग लेबोफेस में ही बंद हो चुके हैं और इस मुसीबत से सिर्फ डॉक्टर वेगापंक ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। वैसे तो मैंने मॉनिटर्स का यूज करके यहाँ पर मौजूद सभी चीजों को देख सकता हूँ, पर सेराफिम के द्वारा हुए गए हमले की वजह से सभी कैंप्स नील्स अपनी जगह से हट चुके हैं, इसलिए मैंने बाकी वर्कर्स और सैटेलाइट्स को भेजा है। पूरी बिल्डिंग में अभी डॉक्टर वेगापंक को ढूंढा जा रहा है और सभी लोग अलग अलग टीम्स बनाकर डॉक्टर वेगापंक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पहली टीम में है नामी, ब्रूक और एडिसन, दूसरी टीम में है स्टूसी, जिम्बे और सांजी की तो भाई लॉटरी लगी, तीसरी में है लिलिथ, फ्रैंकी और उसाप। लूफी और जोरो को छोड़कर सभी लोग वेगापंक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर्स में इसके प्रेसिडेंट मॉर्गन को एक खबर पता चलती है। इससे पता चलता है कि सरकार वेगापंक को मारना चाहती है और अभी लूफी एगहेड आइलैंड के ऊपर है, इसलिए अपने सभी साथियों से कहता है कि कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए, योंको लूफी ने वेगापंक को किडनैप कर लिया है और इस वक्त वो एगहेड आइलैंड के ऊपर है। और इससे लगता है कि सभी लोग आसानी से इस पर भरोसा कर लेंगे। और ये भी लिखने के लिए कहता है कि लूफी अभी सरकार के साथ एक ऑल आउट वॉर करने के लिए जाने वाला है। और हम देखते हैं कि एराबास्ता की प्रिंसेस विवी भी यहीं पर होती है और इसे ये सारी बकवास लिखने से मना करती है। और वपूल भी यहीं पर होता है जो कि ड्रम किंगडम का राजा बन चुका था। लूफी ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम ये सब नहीं छाप सकते हो। चुप हो जाओ वरना हमारी लोकेशन गवर्नमेंट को पता चल जाएगी। बीबी तुम चुप करो, लूफी ऐसा कभी नहीं कर सकता है और तुम एक जर्नलिस्ट के नाम पर धब्बा हो, बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह, बिल्कुल भी सच नहीं लिख रहे हो। और मॉर्गन कहने लगता है विवी से कि अभी कल तक तुम रो रही थी मेरे सामने और आज मुझे सच और झूठ का पाठ पढ़ा रही हो। हाँ, इस पूरी दुनिया को बस एक ही शख्स हिला सकता है और वो हूँ मैं, फिर चाहे मुझे उसके लिए झूठ का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। न्यूज़पेपर्स और मीडिया बस मनोरंजन के लिए होते हैं। और यहाँ पर पाइथागोरस जब स्टेला यानी कि डॉक्टर वेगापंक को ढूंढ रहा था, ठीक उसी वक्त कोई इस पर हमला कर देता है। इस हमले से एक धमाका हो जाता है। पाइथागोरस जवाब दो, वो क्या था? पर पाइथागोरस से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पर नामी लूफी को कॉल लगाती है। लूफी क्या वेगापंक मिल गया तुम्हें? नहीं नामी, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। उस जोरो छोटी बच्ची पर नजर रखना, वो हमेशा खो जाता है, उसका GPS खराब है, तुम्हें मालूम है ना? हाँ नामी चिंता मत करो, ये यहीं पर बैठा हुआ है। तभी नामी का कॉल कट हो जाता है। लूफी को लगता है कि इसका हेडफोन खराब हो चुका है, इसलिए शाका के पास जाता है। जोरो अपनी जगह से हिलिए मत, ठीक है ना? और शाका कैंप स्नेल्स का इस्तेमाल करके पाइथागोरस को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कैंप स्नेल के ऊपर भी कोई हमला कर देता है और इसे तबाह कर देता है। और एक एक करके कोई कैंप स्नेल्स को तबाह करना शुरू कर देता है। लैब के अंदर ए बिल्डिंग के
थर्ड फ्लोर पे ब्रूक, सांची और एडिसन वेगापंक को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते नामी की नजर एक बॉक्स में रखे बहुत सारे ज्वेल्स पर जाती है। ये लालची कहीं की वही पहले एपिसोड से अभी तक ये लालची ही रही है और उन सभी ज्वेलरीज को अपने बैग में भर लेती है। ये तुमने क्या कर दिया? इस बैग की वजह से अब तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी। ठीक है, मैं इसे यहीं पर छोड़ देती हूँ। मेरे खजाने तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगी। और एडिसन बताता है कि ये सभी ज्वेलरीज मैन मेड है और वेगापंक डायमंड्स को भी बना सकता है। ये सुनकर नामी खुश हो जाती है। ये तो किसी सपने के जैसा है। वेगापंक तो शुगर डैडी निकले। और यहाँ सेकंड फ्लोर के ऊपर चॉपर, एटलस और रॉबिन की टीम स्टेला को ढूंढ रही है और उन्हें ढूंढते ढूंढते रॉबिन को कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तब एटलस रॉबिन को बताती है ये ऑर्गेनॉइड है, एक तरह का आर्टिफिशियल ऑर्गन। क्या तुम लोग ऑर्गन्स भी बना सकते हो? और यहाँ पर सांची टूसी पर दिल खोल कर लाइन मार रहा होता है। लूफी शाका से मिलने कंट्रोल रूम में पहुंच चुका है। शाका भैया, मेरा हेडफोन खराब हो चुका है, एक साइड से बंद हो गया यार। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम सभी का हेडफोन खराब हो चुका है। एडिसन, शाका बोल रहा हूँ, जवाब दो। हेलो, पिछले कुछ मिनट्स से मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ और कोई इंसान मेरे सभी कैम स्टील्स को भी खत्म करता जा रहा है, इसलिए अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को भी खो चुका हूँ। यहाँ पर फ्रैंकी उसॉप की टीम भी उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर पाइथागोरस पर हमला हुआ था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि पाइथागोरस पर किसी ने हमला कर दिया था और इसकी बॉडी में अभी इसका सर नहीं है। सबको लगता है कि पाइथागोरस मर चुका है, पर तभी इसका सर इनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन मैं बच गया। तुम पर हमला किसने किया? मुझे नहीं मालूम। दरअसल इसने अपने हेड को हमले से पहले ही इजेक्ट कर लिया था, इसी वजह से ये बच पाया। तभी यॉर्क की नजर एस स्नेक सेराफीम पर जाती है, पर पाइथागोरस इसे इससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन यॉर्क इससे पहले कि इसकी बात को सुन पाती, यहाँ पर लव मैलो की ताकत का यूज करके ये सेराफीम यॉर्क को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। लव मैलो। ये देकर लिलिथ एस स्नेक को रुकने का ऑर्डर देती है, पर बोआ हैनकॉक की रोबोट उल्टा इन्हीं पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारे साथी बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। अब लिलिथ और एडिसन इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि सेराफीम्स को कमांड देने की रैंकिंग में ये लोग सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन फिर भी सेराफीम इनकी कमांड्स को क्यों नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ पर अभी शाका जिस लैब के अंदर है, इसी लैब में अचानक से सेराफीम एसबीआर बेहोश हो रखे CP0 के उन दोनों मेंबर्स पर हमला कर देता है, पर जोरो इन दोनों की जान बचा लेता है। तभी सेराफीम एस हॉक जोरो पर हमला कर देता है और जोरो और एस हॉक लड़ना शुरू कर देते हैं। जोरो को लगता है कि एस हॉक इसी से लड़ने आया है, पर लड़ाई के दौरान ही एस हॉक CP0 के उन दोनों मेंबर्स पर दोबारा से हमला कर देता है और जोरो समझ जाता है ये सेराफीम इन दोनों की जान लेना चाहता है। तभी जोरो की हेल्प करने के लिए लूफी और शाका भी यहाँ पर आ जाते हैं। सेराफीम को जोरो पर हमला करता देखकर शाका हैरान रह जाता है और इसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कि आखिर ये सेराफीम्स अचानक से इन्हीं पर हमला क्यों कर रहे हैं। पर लूफी और जोरो जैसे तैसे करके लूची और काकू को प्रोटेक्ट करते रहते हैं और शाका सभी को बताता है कि हमारे बीच यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है जो कि सभी सेराफीम्स को कमांड दे रहा है। और यहाँ पर लिलिथ और बाकी सभी लोग एस स्नेक के हमले से बचते हुए ब्रिज से कूद जाते हैं और लिलिथ सभी से कहती है कि अपने डॉम शूज का यूज करो और उड़ते हुए जमीन पर लैंड करो। सभी लोग जमीन पर लैंड हो जाते हैं। लिलिथ शाका से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर इसमें नाकामयाब रहती है और पाइथागोरस कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन की सभी लाइंस को खत्म कर दिया गया है। ओ यार, शायद मैं और ना लड़ सकता। क्या तुम पागल हो चुके हो? वो सेराफीम हमारी सबसे बड़ी क्रिएशन है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी एस स्नेक उस ब्रिज से नीचे कूद जाती है और यहाँ पर शाका कहता है कि ये सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कोई दूसरा वेगापंक है जो कि इन सभी को कमांड कर रहा है। कम्युनिकेशन का फेलियर और बैरियर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि ये हम में से ही किसी एक का काम है जो कि हमें मारना चाहता है। क्या वो भाई साहब? तभी काकू और लूची को होश आ जाता है और इन सभी की बातों को सुन लेते हैं। और काकू लूफी और जोरो से कहता है कि हमें थोड़े समय के लिए एक अलायंस बना लेनी चाहिए। तुम हमारे हाथों को खोल दो, हम इन सेराफीम्स से लड़ने में तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं और उसके बाद दोबारा से सरेंडर कर देंगे। ये सुनने के बाद जोरो और लूफी एक बहुत ही गंदा चेहरा बनाते हैं। इसे देखकर काकू और लूची हैरान रह जाते हैं कि भाई कोई इतना गंदा चेहरा कैसे बना सकता है। और तभी जोरो की नजर एस हॉक पर जाती है जो कि मिस्टर 1 के डेविल फ्रूट डाइस फ्रूट की पावर का यूज कर रहा होता है और इनसे लड़ने में इन सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ रही होती है। और फेब्रियो फेस में सेंटा मारू से सभी लोग पूछ रहे होते हैं कि आपने इतने सारे पैसिफिस्टास को आखिर CP0 के खिलाफ क्यों छोड़ा। और सेंटा मारू सभी को बताने लगता है कि काफी समय पहले एक आइलैंड हुआ करता था ओहारा नाम का, जिसे कि नेवी ने फर्स्ट कॉल के द्वारा उड़ा दिया और मुझे लग रहा है कि वही सेम हाल एगहेड आइलैंड का भी बहुत ही जल्द होने वाला है। पर इसे उम्मीद है कि इससे पहले ही स्ट्रॉ हैट वेगापंक को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर काकू दोबारा से जोरो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भाई हमारी हथकड़ियां खोल दो, हम लोग बस तुम्हारी हेल्प करेंगे और जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा हम दोबारा से सरेंडर कर देंगे। पर जोरो को इसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है और शाका रॉब लूची से पूछने लगता है, लूची तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या था? और लूची बताता है कि हम यहाँ पर वेगापंक और उसकी सभी सैटेलाइट्स को मारने के लिए आए थे, यानी कि उन 7 वेगापंक्स को। और क्योंकि स्टसी ने भी अभी ने धोखा दे दिया है तो अभी ने उसे भी मारना होगा, तो सिचुएशन इनके लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और लूफी लूची और काकू को आजाद करने का फैसला करता है, पर एक शर्त पर। अब लूफी पागल हो चुका है क्या? हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। पर तभी एस हॉक इन पर हमला कर देता है। ऐसे शार्क जोरो के पीछे पड़ जाता है और जोरो न ही सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि इस काकू के बच्चे को भी इसके हमलों से बचाता है। तभी लूफी बीच में आता है और एस हॉक दोबारा से इनसे लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और यहाँ पर स्टसी, सांची और जिम्बे के ग्रुप को ये पता चल जाता है कि नामी का ग्रुप खतरे में है। और जानने के बाद सांची नामी को बचाने के लिए निकल जाता है। नामी सान मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आ गया बस। हाँ। और नामी के ग्रुप पर हमला करने के लिए सेराफीम एसबीआर भी इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है इन पर हमला करने के लिए। तभी ब्रूक एडिसन से कहता है, तुम दुनिया के सबसे जीनियस इंसान हो ना, तो क्या तुम इस मुश्किल से निकलने का कोई आइडिया नहीं दे सकते क्या? मैं सोच रहा हूँ पर फिलहाल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही मुश्किल
सिचुएशन है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। गाइस ये एडिसन ड्रैगन बॉल सुपर के जेनो जैसा नहीं लग रहा है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी सोच छुटकू, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? जल्दी बता। भागो। अबे बेवकूफ! अरे सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। एस शार्क नामी के ग्रुप पर हमला कर देता है। एस स्नेक लिलिथ के ग्रुप पर हमला कर देती है और लैब के अंदर जोरो कहने लगता है कि हमें उन सभी की जान बचानी होगी। तभी एस बियर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा सा पाव बनाता है और धीरे धीरे इसे श्रिंक करने लगता है। शाका, वो चाबियां दो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। प्लीज किसी भी हालत में स्टेला को बचा लो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं उस बूढ़े आदमी की जान बचा लूंगा। ओए लूची, मेरी बात सुन लो। सभी सेराफिम्स को हराने के बाद तुम या ये उसॉप का छोटा भाई मेरे साथियों या किसी भी सेराफिम पर कोई भी हमला नहीं करोगे। यही मेरी कंडीशन है, क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया था। लूची इसकी बात पर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा। तभी सेराफिम एस बियर इन सभी पर हमला कर देता है। हालांकि लूफी इस हमले से बच जाता है, पर इस हमले के दौरान लूफी लूची और काकू को आजाद कर लेता है, जिसके बाद काकू और जोरो एस शार्क के खिलाफ टीम अप कर लेते हैं। और लूफी और लूची दोनों मिलकर एस बियर पर हमला कर देते हैं। लूफी अपने गियर 4 का यूज करता है और लूची अपने टाइगर फॉर्म का यूज करता है। दोनों मिलकर एस बियर पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दीवारों को तोड़कर दूर जाकर गिर जाते हैं। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 11,000 कमेंट्स। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और गाइज इस सीरीज की प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये कमाल का एनिमे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।